न्यूयॉर्क के एक जज ग्रेगरी कीरो ने एक अहम फैसला सुनाया है। फेडरल लॉ के तहत उसे मौत की सजा का सामना है। मांगियोने जो आला तालीम याफ्ता नौजवान था, कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया है। ब्रायन टॉमसन के कत्ल के बाद अमेरिकी अवाम में रद्देमल बड़ा पेचीदा था। ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका में बढ़ती हुई सोशल इंडिग्नेशन यानी मुआशरती नाराजगी। उसने एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ इंतकाम का किरदार अदा किया जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बहुत मुश्किल बना दिया है, और इसे रियासती और वफाकी अदालतों का सामना है जहां पर उस पर मुकदमा चल रहा है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए, और ये हमारा तज़िया या ये वीडियो सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। शुक्रिया। और आज जो बात कर रहा हूँ बड़ी दिलचस्प है। ये वाक़या कत्ल का है, लेकिन ये हीरो बनता जा रहा है कातिल, जो कि नहीं बनना चाहिए। न्यूयॉर्क के एक जज ग्रेगरी कीरो ने एक अहम फैसला सुनाया है। लुइजी मांगियोने के खिलाफ आयद 2 दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और कत्ल के आला दर्जे के फर्स्ट डिग्री मर्डर के जो इल्ज़ामात थे, अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया है। जज के मुताबिक मांगियोने के अमल से ये साबित नहीं होता, यानी उसके कत्ल के अमल से ये साबित नहीं होता कि उसने आवाम को डराने या हुकूमत पर असर डालने के लिए ये कत्ल किया था, जो न्यूयॉर्क की दहशतगर्दी की तारीख में आता है और उसके लिए ज़रूरी है, यानी उसके कानून के मुताबिक। ताहम इसके खिलाफ सेकंड डिग्री मर्डर के कत्ल और हथियार रखने जैसे कई इल्ज़ामात अभी भी बरकरार हैं, और फेडरल लॉ के तहत उसे मौत की सज़ा का सामना है। लेकिन इम्कान ये है कि उसको 28 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड डिग्री मर्डर्स में आमतौर पर सज़ा कम होती है। फर्स्ट डिग्री मर्डर में सज़ाए मौत हो सकती है आसानी से, बशर्ते कि साबित हो जाए। तो लुइजी मांगियोने ने 27 साल के एक नौजवान हैं और आईवी लीग यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, वहाँ से ग्रेजुएशन की भी, यानी कि बड़े काबिल बच्चे हैं, नौजवान है। इसका पस मंज़र बड़ा दिलचस्प और पेचीदा है। वो आला तालीम याफ्ता और ज़हीन नौजवान है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी नुमायाँ थी। यंग मैन, एंग्री यंग मैन, बेइंसाफ़ी को देख रहे, पढ़ा लिखा भी, खुद अमीर भी था। वैसे मांगियोने पर इल्ज़ाम है कि उसने 4 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क सिटी के एक कस्बे मैनहट्टन के एक होटल के बाहर यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO ब्रायन टॉमसन पर हमला किया था, और प्रिंट शुदा 3D जो एक पिस्टल था उससे इस्तेमाल करते हुए टॉमसन को वहाँ पे गोलियां मारी और वो वहीं पे हलाक हो गया। पुलिस ने इसके यानी मांगियोने के कब्ज़े से सप्रेसर से एक जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स और प्रिंट शुदा जो भी बने थे, यानी वो भी फेक थे, हथियार और 3D बरामद किए की मशीन्स। तहकीकात में इसका हाथ से लिखा हुआ एक मंशूर भी मिला है, जिसमें वो अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम और कॉरपोरेट लालच यानी ग्रीड पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा था। इसके फिंगरप्रिंट्स भी जाए वक़ूअ से मिले हैं, जिसने ज़ाहिर है पुलिस को इसका खिलाफ केस बनाने में उसे मजबूती दी इस केस को। मांगियोने की गिरफ्तारी अल्टूना पेंसिल्वेनिया जो अमेरिकी रियासत है न्यूयॉर्क के करीब, वहाँ पे हुई है, जहाँ वो फ़रार की कोशिश कर रहा था। ये तो होगी इसकी कहानी, लेकिन इतनी अहम क्यों बन गई और ये हीरो क्यों बन गया, यह समझा जा रहा है। कत्ल की ये वाक़या अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से अवामी नाराज़गी को नुमाया करता है। अमेरिका में जो हेल्थ केयर सिस्टम है निजी है, प्राइवेट है, और लोगों को ये हेल्थ केयर बहुत महंगा पड़ता है, बल्कि बहुत महंगा है। दुनिया का महंगा तरीन हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका में है, और लोग इसको सिर्फ इसीलिए इसी तरह अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इंश्योरेंस ख़रीदते हैं हेल्थ कंपनीज से। तो अमेरिका में हेल्थ केयर न सिर्फ महंगा बल्कि पेचीदा भी है। हर साल आम लोग लाखों डॉलर खर्च करते हैं, और लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अक्सर उनके जो क्लेम्स होते हैं इंश्योरेंस के, उनको वो मुस्तरद कर देती है। यानी इंश्योरेंस के पैसे ले रहे हैं वो, लेकिन जब कोई बीमार होता है और फर्स्टली कोई ऐसी बीमारी है जो ज़रा से ज़्यादा खर्चा हो गया है और उसका वो क्लेम जाता है डॉक्टर की तरफ से, या वो ख़ुद दायर करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को इसकी पेमेंट की जाए, तो वो उनके अक्सर क्लेम्स को डिसमिस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कितने ही अहम इलाज पर क्यों ना खर्च किए गए हों। कभी ये बहाना होता है कि किसी का पिछला मर्ज़ था, वो हमें क्यों नहीं बताया, या कागज़ में गलती थी, डिफेक्ट था, उन्होंने उसकी बुनियाद पर दावा मुस्तरद कर दिया। कभी कोई और छोटी मोटी बात, तो उस बुनियाद पे यूनाइटेड हेल्थ केयर सिस्टम जो था ना, ये लोगों के दावे मुस्तरद कर देता था, और इसका CEO इसके
मैंगोने के हत्थे चढ़ गया, इसने उसको शूट कर दिया। ज़ाहिर है इस हेल्थ केयर सिस्टम का असर जो है आम लोगों की माली हालत पर बहुत पड़ता है, मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। बाज़ वक़्त सेहत की मुश्किलात बढ़ जाती क्योंकि जब वो इतना इलाज नहीं कराते कि हमें पैसे को नहीं है, लिमिटेड अमाउंट है, इंश्योरेंस कंपनी इलाज इजाज़त नहीं दे रही है, पैसे नहीं देगी, तो वो लोग फिर और जिस बीमारी में तो और गहरी बढ़ती चली जाती बीमारी। तो अमेरिका में सेहत की देखभाल पर 2023 में हर शख्स तकरीबन $13,500 खर्च करता है, या उस हुआ था कब उस साल में उसके रिकॉर्ड के मुताबिक। तो यही एवरेज अभी भी होगी या कुछ बढ़ गई होगी। और ये जो अखराजात हैं ये दुनिया के सबने दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक से कहीं ज़्यादा है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब से ये ज़्यादा खर्चा है। और इतना खर्चा करने के बावजूद अमरीकी अवाम की औसत उम्र कम है और बचने वाली अमवातें ऐसी बीमारियाँ जिनसे आप बच सकते हैं अगर अच्छा इलाज हो जाए। एक तो होती है ना जो बहुत संगीन बीमारी होती है, कैंसर वगैरह इस तरह की। एक होती है आपको बुखार हुआ या आपकी कोई दूसरा सेहत का मसला हुआ, वो क्योंकि इलाज महंगे हैं, मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है इंश्योरेंस क्लेम करने में, और इंश्योरेंस के बगैर आपको कोई इलाज करेगा नहीं वहाँ पे। तो उसकी वजह से जो बचने वाली अमवात हैं उनकी शरह दूसरे मुल्कों की निस्बत, तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत अमरीका में ज़्यादा है। 2024 में तकरीबन 8.2% अमरीकी, यानी कोई तकरीबन समझे कि 2,71,00,000 ऐसे लोग थे अमरीकी जिनके पास इंश्योरेंस नहीं थी, यानी वो इंश्योरेंस से महरूम थे, इस कवर से ही महरूम थे। अगर वो बीमार हो जाते तो उनके पास पैसे ही नहीं है, ना इंश्योरेंस है, तो पता नहीं किस तरह वो बेचारे इलाज कराते होंगे। और ये ऐसे अमरीकियों की तादाद बढ़ रही है। और ये सूरत हाल ना सिर्फ कम आमदनी वाले तबके के लिए मसला है, बल्कि जो वाइट कॉलर के लोग हैं, जो ज़रा मतवसत हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि उनकी तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ी जितने कि मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो अमेरिका कोई इतना आसान अब मुल्क नहीं है। लोग ख्वाब देखते ज़रूर जाएँ, लेकिन ये भी मसाइल है। बहरहाल इसी साल जुलाई में इसी पस मंज़र में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वन बिग ब्यूटीफुल बिल मंजूर किया था। बड़ी खबरें आई थी, उन्होंने खुद कहा था इट्स वन बिग ब्यूटीफुल बिल, और ये था दरअसल उनके टैक्स में तब्दीलियों का। तो इसमें जहाँ पे उन्होंने टैक्स की कटौती की अमीरों के लिए और कुछ दीगर बस तब्दीलियाँ भी की अखराजात में और टैक्स सिस्टम में, उन्होंने मेडिकेड जो कि गरीबों को, जो कम आमदन वाले लोग हैं, उनके लिए जो मेडिकेड की जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट अदा करती थी उसमें 15% कमी कर दी है। इससे कम आमदनी वाले अफराद की सेहत की सहूलियात महदूद हो गई हैं और निज़ाम में मौजूद जो अमीर और गरीब का फ़र्क है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, या बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो माहिरीन कहते हैं कि इससे अमेरिका में सेहत की जो वसाइल हैं, जो सहूलतें हैं, उन तक रसाई एक आम गरीब कम आमदन वाले अमेरिकी की बहुत मुश्किल हो जाएगी और कई लोग इस बुनियादी इलाज से ही महरूम रह जाएंगे। तो ब्रायन टॉमसन के कत्ल के बाद अमेरिकी अवाम में रद्द-ए-अमल बड़ा पेचीदा था। ज़्यादातर लोगों ने इस अमल की मज़म्मत की, ज़ाहिर है एक कत्ल तो कत्ल है, मज़म्मत की, लेकिन एक काबिल ज़िक्र हिस्से ने अमेरिकी मुआशरे के मांगियोने के जज्बात की हिमायत करने का इशारा दिया और ट्विटर्स वगैरह पे या सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये वो तबका था जो समझते थे कि अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम गैर मुनसिफाना है। एमर्सन कॉलेज के एक पोल के मुताबिक नौजवान वोटरों में 41% ने, यानी 41% ने मांगियोने की कार्रवाई को बिल्कुल काबिल कबूल करार दिया है। ये असल तब्दीली आई है। ये अमेरिकी मुआशरे में बढ़ती हुई नाराज़गी, गुस्सा और इंश्योरेंस कंपनी के ख़िलाफ़ एक समझे कि सख्त गुस्से का इजहार है। ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका में बढ़ती हुई सोशल इंडिग्नेशन, यानी मुआशरती नाराज़गी, एक महंगे और गैर मुनसिफाना हेल्थ केयर सिस्टम और आवाम की जो ख्वाहिश है कि इंसाफ होना चाहिए, ये उसकी पूरी कहानी ये रिफ्लेक्ट करता है। ये कत्ल मांगियोने जो आला तालीम याफ्ता नौजवान था, कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया है क्योंकि उसने एक ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ इंतकाम का किरदार अदा किया जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बहुत मुश्किल बना दिया है। तब्दीलियाँ इस तरह भी आती हैं। मांगियोने अभी भी हिरासत में है, पुलिस के पास है और जेल में ज़ाहिर है, और इसे रियासती और वफाकी अदालतों का सामना है जहाँ पर उस पर मुकदमा चल रहा है। सिर्फ मैंने बताया कि दहशतगर्दी के जो इल्ज़ामात थे वो ड्रॉप हुए। ये प्री ट्रायल से पहले, यानी ट्रायल से पहले के जो प्री ट्रायल स्टेज होती है उस पर जज ने ड्रॉप कर दिए हैं, यानी अब इन पर मुकदमा नहीं चलेगा इन इल्ज़ामात के तहत, और इसको फर्स्ट डिग्री मर्डर भी नहीं कहा जाएगा। बाकी चीज़ों के जो इल्ज़ामात है उसके तहत मुकदमा चलेगा। इस केस का नतीजा मुस्तक़बिल में नज़रियाती वजूहात पर किए गए जुराइम के लिए जो अदालती रवैये हैं
उनको भी मुतासर कर सकता है। यानी ज्यूरी जो हुई कह सकती कि इसने एक ऐसा कत्ल किया जिसमें लोगों की भलाई थी, ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इसका असर बन सकता है। ये वाक़या अमेरिका में हेल्थ केयर की खामियों, कॉरपोरेट ग्रीड, लालच और अवामी गुस्से की अब ये अलामत बन गया हुआ है। मैंगवेनी के इस कत्ल की और ब्रायन टॉमसन के इस कत्ल की जो कहानी है, ये हमें ये सिखाती है, ये बता रही है कि इंसाफ सिर्फ़ कानून के अल्फाज में नहीं होता है, बल्कि एक ऐसे निज़ाम में भी होना चाहिए जो आवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाए। और इसी नाकामी और अवामी नाराज़गी ने मैंगवेनी को कुछ लोगों के लिए हीरो बना दिया है, जबकि दूसरों के लिए ये एक संजीदा कानूनी और अखलाक़ी मसला है। अमेरिका में अब ये बहुत बड़ी बहस बन रही है, ये मुकदमा चलेगा, सारा मीडिया इसको फोकस करने की कोशिश करेगा। कम से कम सोशल मीडिया पे ये बात ज़रूर चल पड़ी है। हो सकता है कॉर्पोरेट मीडिया, जो ख़ुद भी एक लालची मीडिया और कॉर्पोरेट कल्चर ही का हिस्सा है, वो हो सकता है इस खबर को दबाने की कोशिश करे या इस जाविये से ना पेश करे जिस जाविये से मैंने आपके सामने इस वीडियो में गुफ्तगू की है। अगर हमारी गुफ्तगू पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि आप ये फ़ैसला कर सकें या अपनी राय दें कि मैंगवेनी ने जुर्म किया है। और ज़ाहिर है तो जुर्म किया है, ये तो साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसके जुर्म के पीछे कुछ रॉबिन हुड का भी असर है या वो एक सिर्फ कातिल है। इजाज़त दीजिए सकलैन इमाम को। खुदा हाफिज़।